तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर 10 जुलाई 2024 का है। रेमिटेंसेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSCs अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत IFSC के अंदर जो रेमिटेंसेस किया जाता है, IFSC के अंदर जो पैसा भेजा जाता है, उसको लेकर के ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। और यहाँ पे सिंपली फैसला क्या लिया गया है, तो अभी किसी इंडिविजुअल के द्वारा LRS के तहत जिस जिस पर्पस के लिए IFSC के अंदर रेमिटेंसेस किया जा सकता है, IFSC के अंदर पैसा भेजा जा सकता है, तो उस पर्पस को यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ पर्पस को एक्सपेंड कर दिया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है ये। RBI वाइडेंस स्कोप ऑफ रेमिटेंसेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स IFSCs अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS। तो LRS के बारे में तो हमने पहले ही बात कर लिया है। यहाँ पे पहले हम IFSC क्या होता है उसको देखेंगे, फिर हम अपने सर्कुलर के ऊपर आएंगे। ओके, देखिए जब हम बात करते हैं IFSC का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का, तो ये होता क्या है, आपको पता होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए जो रूल रेगुलेशंस रहता है वो पूरे देश भर के मुकाबले आसान रहता है। वहाँ पे उनको टैक्स में काफ़ी छूट मिलता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस में उनको छूट मिलता है। तो जो IFSC है ये एक स्पेशलाइज्ड डेजिग्नेटेड एरिया होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ये एक स्पेशलाइज्ड डेजिग्नेटेड एरिया होता है जिसको कि डेवलप किया जाता है ताकि इसको ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाया जा सके। तो यहाँ पे पूरे दुनिया भर का जो अलग अलग फाइनेंशियल एंटिटीज़ है वो आता है, यहाँ पे अपना ब्रांच सेटअप करता है, यूनिट सेटअप करता है, सब्सिडरी सेटअप करता है, और यहाँ से फिर वो दुनिया भर के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे कि कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग। तो ये सब सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है टू पर्सन अक्रॉस बॉर्डर्स। पूरे दुनिया भर के लोगों को ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें भारत का, तो भारत के अंदर अभी पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, उसका नाम क्या है, गिफ्ट IFSC, जो कि गुजरात के गांधीनगर में है। ओके, और यहाँ पे ये जो गिफ्ट है उसका फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ओके, अब देखिए वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे देश का पहला और एकमात्र IFSC का नाम क्या है, गिफ्ट IFSC, और ये कहाँ पे है, गुजरात के गांधीनगर में है। तो गुजरात का गांधीनगर तो मतलब गुजरात तो हमारे देश के अंदर है, राइट। लेकिन IFSC को ना, IFSC का जो जुरिस्डिक्शन होता है उसको पूरे देश भर के जुरिस्डिक्शन से अलग माना जाता है। मतलब कि अगर IFSC के अंदर कोई लेट्स से कि म्यूचुअल फंड है और उसके यूनिट्स में आपने पैसा निवेश किया, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा माना जाएगा कि आपने भारत के बाहर इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, तभी आपको सर्कुलर भी समझ में आएगा। ओके, तो और यहाँ पे देखिए जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है वो फॉरेन करेंसी में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए IFSC के अंदर जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होता है, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए एक यूनिफाइड अथॉरिटी है, एक सिंगल अथॉरिटी है जिसका नाम क्या है, IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। तो जब ये नहीं था, जब IFSCA नहीं था, तो IFSC के अंदर जो भी डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है हमारे देश का, वो IFSC के अंदर जो बिजनेसेस होता था उसको रेगुलेट करता था। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक का ब्रांच वहाँ पे है तो उसको RBI रेगुलेट करता था। मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी का सब्सिडरी वहाँ पे ओपन हुआ है तो उसको IRDAI रेगुलेट करता था। तो इस प्रकार से जब IFSCA को इस्टेब्लिश नहीं किया गया था तो उससे पहले IFSC के अंदर जो अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट था, सर्विसेज था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था, उसको RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI, जो भी डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता था। तो 27 अप्रैल 2020 को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी कि IFSCA को इस्टेब्लिश किया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के तहत। और अब IFSCA के द्वारा ही IFSC के अंदर जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको रेगुलेट किया जाता है। ओके, तो IFSC को कौन रेगुलेट करता है, IFSCA, बस आपको लास्ट में A लगा देना है। तो IFSC को कौन रेगुलेट करता है, IFSCA, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया।
और LRS के बारे में तो हमने पहले ही बात कर लिया है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर भारत के बाहर पर फाइनेंशियल ईयर $250,000 तक बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के भेज सकता है किसी भी करेंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत आप किसी भी तरह का रेमिटेंसेस कर सकते हैं IFSC के अंदर। अभी जो नियम है ना, अभी के हिसाब से आप कुछ लिमिटेड पर्पस के लिए ही रेमिटेंसेस कर सकते हैं IFSC के अंदर, कोई अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है तो वो। अब किस किस पर्पस के लिए आप LRS के तहत IFSC के अंदर रेमिटेंस कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे IFSC के अंदर जो सिक्योरिटीज़ है, एक्सेप्ट दोज इशूड बाय एंटिटीज़ कंपनीज रेसिडेंट इन इंडिया। तो इंडियन कंपनी, कोई इंडियन एंटिटीज़ है जो IFSC के अंदर लोकेटेड नहीं है, तो उसके सिक्योरिटीज़ में छोड़ करके IFSC के अंदर जो भी सिक्योरिटीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत IFSC के अंदर पैसा भेज सकते हैं। ओके, इसके अलावा IFSC में जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे इस्टेब्लिश है, और अगर आपको उस फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कुछ कोर्स परचेस करना है तो उसके पेमेंट के लिए आप LRS के तहत IFSC के अंदर पैसा भेज सकते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे ना कि अगर आपको IFSC के अंदर पैसा भेजना है, मतलब IFSC के अंदर सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसा भेजना है, या फिर वहाँ पे कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, उसको आपको फ़ी पे करना है, उसके लिए आपको पैसा भेजना है, तो यहाँ पे इसके लिए जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स होता है ना, वो IFSC के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है। अब ये फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है, तो जो हमारा नॉर्मल अकाउंट होता है, नॉर्मल अकाउंट में हम इंडियन करेंसी में पैसे रखते हैं, मेंटेन करते हैं, राइट। जो फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है ना, वो क्या होता है, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट में आप फॉरेन करेंसी में फ़ंड को होल्ड करते हैं और मैनेज करते हैं। तो ये जो दोनों पर्पस है, इस पर्पस के लिए कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल IFSC के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है। तो मान लीजिए कि आपको IFSC के अंदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, ओके, या फिर IFSC के अंदर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है और उससे आपको कुछ कोर्स परस्यू करना चाहते हैं वहाँ पे, और उसके लिए आपको पेमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप IFSC के अंदर किसी बैंक के पास फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करेंगे, आप उस अकाउंट में LRS के तहत पैसे भेजेंगे, और फिर उस अकाउंट के थ्रू आप जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है उसको पेमेंट करेंगे, या फिर वहाँ पे कोई सिक्योरिटीज़ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो करेंगे। तो अभी ये नियम है। ओके, अब देखिए अभी क्या फ़ैसला लिया गया है ना, उसको हम समझते हैं। तो अभी रिव्यू किया गया RBI के द्वारा, और अभी ये डिसाइड किया गया है कि जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स है वो LRS के तहत जितना भी परमिसिबल पर्पस है, उन सभी पर्पसेस के लिए रेमिटेंसेस को फैसिलिटेट कर सकता है IFSC के अंदर। मतलब कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है तो वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत जो भी परमिसिबल पर्पसेस है, तो उन सभी पर्पसेस के लिए IFSC के अंदर पैसा भेज सकता है। ओके, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि IFSC के अंदर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो उसको अवेल करने के लिए आप LRS के तहत IFSC के अंदर पैसा भेज सकते हैं एज पर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है। जैसे कि देखिए हमने क्या बात किया कि अगर आपको IFSC के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको IFSC के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना होता है, राइट। तो पहले आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा भेजते हैं और फिर उस अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर वहाँ पे अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है तो उसको आप पेमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि IFSC के अंदर जो ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है, तो इस अकाउंट के थ्रू अब आप IFSC के बाहर भी दूसरे जुरिस्डिक्शंस में भी किसी भी करेंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। ऑल करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इन एनी अदर फॉरेन जुरिस्डिक्शंस अदर देन IFSC थ्रू एन FCA हेल्ड इन IFSCs। आई नो अभी आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ना कि आपके बच्चे भारत के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको उनको पैसा भेजना है, तो आप क्या करेंगे, आप IFSC के अंदर कोई बैंक है, आपने उस बैंक में एक FCA अकाउंट ओपन कर लिया और उस बैंक में लेट्स से कि आपने $50,000 भेज दिया। ओके, अब आप उस FCA अकाउंट के थ्रू भारत के बाहर, मान लीजिए कि आपके बच्चे USA में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उस अकाउंट के थ्रू ना USA में अपने
बच्चे के मेंटेनेंस के लिए पैसा भेज सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है। तो यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि एलआरएस के तहत जो भी करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है, जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है, तो उसके लिए अब आप आईएफएससी के अंदर जो फंड है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईएफएससी के अंदर जो रेमिटेंसेस है वो कर सकते हैं, जो वो आपका एफसीए अकाउंट होगा उसमें आप पैसा भेज सकते हैं, और फिर उस एफसीए अकाउंट के थ्रू आप आईएफएससी के बाहर भी दूसरे देश में भी जो फंड है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि आईएफएससी के अंदर आपने एक फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किया, इसमें लेट्स से कि आपने कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस पैसे का इस्तेमाल करके अब आप भारत के बाहर किसी दूसरे देश में गिफ्ट के लिए, डोनेशन के लिए पैसा भेज सकते हैं, या फिर आपके फैमिली के मेंटेनेंस के लिए पैसा भेज सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए पैसा भेज सकते हैं। तो ये यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। ओके, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो भी परमिसिबल पर्पसेस है, तो उसके लिए जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है वो आईएफएससी के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है। ओके, अभी तक क्या होता था, अभी तक आईएफएससी के अंदर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट सिर्फ 2 पर्पसेस के लिए ही ओपन कर सकते थे, राइट? कौन कौन सा था वो पर्पस? अगर आपको आईएफएससी के अंदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आप आईएफएससी के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते थे, या फिर वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको कुछ कोर्स परस्यू करना है, उसके पेमेंट के लिए आप आईएफएससी के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते थे, और उस अकाउंट के थ्रू आप जो फ़ी है या जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते थे। ओके, सिर्फ यही दोनों पर्पस के लिए आप आईएफएससी के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते थे। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एलआरएस के तहत जो भी परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है, जो भी परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है, तो उन सब के लिए आप आईएफएससी के अंदर जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हैं, और उस अकाउंट के थ्रू आप आईएफएससी के बाहर भी दूसरे देश में भी किसी भी करेंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए पैसा भेज सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वाला सर्कुलर भी समझ में आ गया होगा। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ऑथराइज पर्सन है वो इस सर्कुलर के बारे में, जो भी उसका कस्टमर है, क्लाइंट है, उसको इन्फॉर्म करेगा। और देखिए यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं, तो इस चेंजेस के अकॉर्डिंग जो एलआरएस के ऊपर मास्टर डायरेक्शन है उसको अपडेट करने के लिए, उस हिसाब से लाने के लिए जो मास्टर डायरेक्शन एलआरएस के ऊपर, उसको भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। ओके, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत जो डायरेक्शंस है वो इशू किया गया है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जितना भी ऑथराइज्ड पर्सन है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार उसको रिपीट करके सुनिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको एग्जांपल्स के थ्रू या फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा सकूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर है, ये सर्कुलर 10 जुलाई 2024 का है। बेजल 3 कैपिटल रेगुलेशंस एलिजिबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ECAI। देखिए, इस सर्कुलर को समझने के लिए अगर हम बेजल 3 कैपिटल रेगुलेशंस को नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हमें यह सर्कुलर समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम बेजल नॉर्म्स के बारे में सुनते रहते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ, ताकि आगे कभी वो बेजल नॉर्म्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ देखें तो उनको थोड़ा समझ में आए, थोड़ा आइडिया रहे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए, बेजल नॉर्म्स को बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और जब हम बात करते हैं बेजल नॉर्म्स के बारे में, तो ये बेसिकली सीरीज ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस है। और इसको किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, उसको इन्हेंस करने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि बैंकों के पास इनफ कैपिटल हो, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, और बैंकों का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छा हो। देखिए, एक होता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? कोई बोरोवर है, उसने बैंक से लोन लिया, अब वो लोन नहीं चुकाएगा, इस बात का जो रिस्क रहता है वो क्या कहलाता है? क्रेडिट रिस्क कहलाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क को बैंक अच्छे से मैनेज कर सके, जो भी ऑपरेशनल रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, उन सबको बैंक अच्छे से मैनेज कर सके। बैंक के पास इनफ कैपिटल हो, अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस आ जाता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो बेसल नॉर्म्स है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1988 में बेसल 1 को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें बेसिकली बेसिक कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बोला गया था बैंकों के लिए। बेसल 1 का जो फोकस था वो क्रेडिट रिस्क के ऊपर था कि किस तरीके से जो बैंक का क्रेडिट रिस्क होता है, जो बोरोवर पैसा ले लेता है और नहीं चुकाने का जो रिस्क रहता है वही क्या कहलाता है, क्रेडिट रिस्क रहता है। तो किस तरीके से बैंक क्रेडिट रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके उसके लिए बेसल 1 को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें बैंकों के लिए मिनिमम कैपिटल रेशियो ऑफ 8% अनाउंस किया गया था। यानी कि बैंकों को बोला गया था कि बैंक का जो रिस्क वेटेड एसेट होगा उसका 8% बैंक को अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई बैंक है और उसका रिस्क वेटेड एसेट है लेट्स से कि 100 करोड़ रुपया, तो यहाँ पे बैंक को क्या बोला गया था कि कम से कम 8 करोड़ रुपए वो अलग से कैपिटल के तौर पे रखें पोटेंशियल लॉस को कवर करने के लिए। हालांकि इंडिया में ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 9% है, आपको पता होगा आरबीआई ने थोड़ा एक स्टेप ऊपर जा करके इसको 9% सेट किया हुआ है। ओके, उसके बाद फिर 2004 में बेसल 2 को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए बेसल 1 को जब 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें बस क्रेडिट रिस्क के ऊपर फोकस था। ओके, 2004 में जब बेसल 2 को इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क के साथ साथ ऑपरेशनल रिस्क और मैनेज रिस्क को भी शामिल कर दिया गया था। नाउ जब हम बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क के बारे में तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल इवेंट हो गया, वॉर हो गया या फिर कुछ फ्लड आ गया या कुछ बैंक के अंदर इंटरनल फेलियर आ गया, तो उसके वजह से बैंक को जो नुकसान होने का रिस्क रहता है वो क्या कहलाता है, वो ऑपरेशनल रिस्क कहलाता है। और जब हम बात करते हैं मार्केट रिस्क के बारे में तो मार्केट फ्लक्चुएशन के वजह से बैंक को जो नुकसान हो सकता है तो वो मार्केट रिस्क कहलाता है। तो 2004 में जब बेसल 2 को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसमें क्रेडिट रिस्क के साथ साथ जो ऑपरेशनल रिस्क है और जो मार्केट रिस्क है उसको भी शामिल कर दिया गया था, ताकि बैंक अच्छे तरीके से जो ये रिस्क है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट है उसको वो बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क को भी इसमें शामिल कर दिया गया था। ओके, उसके बाद 2010 में बेसल 3 को इंट्रोड्यूस किया गया था। और देखिए बेसल 3 को इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 2007-8 में आपको पता होगा कि कितना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस को ध्यान में रख करके 2010 में बेसल 3 को इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पे बैंकों के लिए स्ट्रिक्टर कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। बैंकों को बोला गया कि आप जितना कैपिटल अलग से रखते हैं पोटेंशियल लॉस को कवर करने के लिए, अब आपको थोड़ा और कैपिटल अलग से रखना पड़ेगा पोटेंशियल लॉस को कवर करने के लिए। इसके अलावा बेसल 3 के अंदर लेवरेज रेशियो को भी इंट्रोड्यूस किया गया। बैंकों के लिए एक लिमिट सेट कर दिया गया कि आप इस लिमिट से ज़्यादा डेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बैंकों के लिए लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किया गया कि किस तरीके से जो बैंक का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड होता है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि बैंक के पास जो लिक्विड एसेट है वो रहे। तो इन सब स्टैंडर्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, किस लिए, तो बैंक का जो रिजिलियंस है टू फाइनेंशियल स्ट्रेस उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगर कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, अगर कोई पोटेंशियल लॉस आता है, तो बैंक उसमें भी खड़ा हो सके, वो कोलैप्स ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बेसल 3 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो ये आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा बेसल नॉर्म्स के बारे में। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। ओके, तो देखिए 1 अप्रैल 2024 का मास्टर सर्कुलर है आरबीआई का बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस के ऊपर, और इस मास्टर सर्कुलर के अंदर डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का लिस्ट है। और ये डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है। किस चीज़ के लिए आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है, तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ये बैंकों का जो फाइनेंशियल एसेट होता है उसको रेटिंग प्रोवाइड करता है, उसको एसेस करता है, उसको मॉनिटर करता है, और फिर उस रेटिंग का इस्तेमाल करके बैंक ये तय करता है कि उसको कितना कैपिटल अलग से रखना है पोटेंशियल लॉस को कवर करने के लिए। वो इस बात को चेक करता है कि जितना कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट है क्या वो उस रिक्वायरमेंट के ऊपर खड़ा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो इन सब चीज़ों को चेक करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या फैसला लिया गया है ना, अब हम उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, हाँ, तो अब देखिए हुआ क्या था ना, 2022 में एक प्रेस रिलीज इशू किया गया था, और इस प्रेस रिलीज के तहत जितना भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है, उसको आरबीआई ने बोला था
कि वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से वो किसी भी प्रकार का नया रेटिंग्स या फिर इवैल्यूएशन ऑब्टेन नहीं करे। तो यहाँ पे बैंकों को, जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, मार्केट पार्टिसिपेंट है, उसको आरबीआई ने बोल दिया था कि देखिए अब ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उससे अब आप किसी भी प्रकार का नया रेटिंग्स या इवैल्यूएशन ऑब्टेन नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे फिर से रिव्यू किया गया है और अब यहाँ पे बैंकों को अलाउ कर दिया गया है कि वो इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग्स ऑब्टेन कर सकता है। इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो रेटिंग्स है वो यहाँ पे यूज़ कर सकता है। कितना इसको कैपिटल अलग से रखना है पोटेंशियल लॉस को कवर करने के लिए, इस बात को तय करने के लिए वो इस रेटिंग का इस्तेमाल कर सकता है। ये कैपिटल एडिकेसी रिक्वायरमेंट के ऊपर खड़ा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए वो इस क्रेडिट रेटिंग का जो रेटिंग्स है उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे अब आरबीआई ने अलाउ कर दिया है बैंकों को। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे ना सिर्फ कुछ कुछ पर्पस के लिए ही जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, जो बैंक्स है, वो इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, देखिए मैं यहाँ पे CRA बोलूँगी तो आप समझ लीजिएगा कि मैं ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ना बैंक सिर्फ कुछ कुछ पर्पस के लिए ही इस CRA के रेटिंग का इस्तेमाल कर सकता है। ओके, तो ये पर्पस क्या क्या है उसको ध्यान से समझिए। तो बैंक के द्वारा जो भी नया लोन इशू किया जाएगा तो 250 करोड़ रुपए तक का जो लोन होगा उसके लिए वो इस CRA से जो रेटिंग्स है वो ऑब्टेन कर सकता है। ओके, इसके अलावा इस CRA के द्वारा जो पहले रेटिंग्स प्रोवाइड किया गया होगा लोन्स के ऊपर, जो भी एग्जिस्टिंग रेटिंग्स होगा, जो कि ये जो आपका ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया होगा, तो उस रेटिंग्स को अभी वो मॉनिटर करेगा। कब तक मॉनिटर करेगा? तो जब तक जो लोन का टेन्योर है वो ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक वैसे लोन्स को ये मॉनिटर करेगा, उसका जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर करेगा और बैंक को यहाँ पे सजेस्ट करेगा कि उसके अगेंस्ट में उनको कितना कैपिटल अलग से रखना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो रेटिंग है वो प्रोवाइड किया गया है किसी वर्किंग कैपिटल लोन के लिए जिसका अमाउंट 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो इस केस में फिर ये जो CRA है ना, ये इस वर्किंग कैपिटल लोन को कब तक मॉनिटर करेगा? जब तक कि बैंक इसको रिन्यू नहीं करता है। तो बैंक के द्वारा जब इसको नेक्स्ट रिन्यू किया जाएगा तब तक यहाँ पे जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो ऐसे लोन को मॉनिटर करेगा। ओके, समझ में आ गया क्या फैसला यहाँ पे लिया गया है? 2022 में आरबीआई ने क्या बोला था बैंकों को कि आप ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो रेटिंग्स है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आरबीआई ने बैंकों को अलाउ कर दिया है कि आप जो ब्रिकवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का रेटिंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस चीज़ के लिए? तो नए लोन के लिए, ऐसे लोन के लिए जो कि 250 करोड़ तक का है या फिर इससे कम अमाउंट का है, और जो CRA के द्वारा, इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा पहले से रेटिंग्स प्रोवाइड किया गया है, उस रेटिंग्स को CRA अब मॉनिटर कर सकता है। तब तक मॉनिटर कर सकता है जब तक कि जो लोन का टेन्योर है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके अलावा अगर इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा कुछ एग्जिस्टिंग रेटिंग प्रोवाइड किया गया है वर्किंग कैपिटल लोन के लिए जिसका अमाउंट 250 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में ये वैसे वर्किंग कैपिटल लोन को कब तक मॉनिटर करेगा, कब तक उसको असेस करेगा? जब तक कि बैंक उसको रिन्यू नहीं कर देता है। ओके, समझ में आ गया? इसके अलावा देखिए जो हमने मास्टर सर्कुलर देखा था 2024 वाला, तो इसके अलावा जो मास्टर सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर में जो भी प्रोविजंस है रिगार्डिंग एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग्स, तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। ओके, एप्लीकेबिलिटी का हम बात करें तो जितना भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सक्लूडिंग लोकल एरियाज बैंक, पेमेंट्स बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स, उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको ये नाम याद रहे। ओके, देखिए ब्रिकवर्क रेटिंग्स को 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये कैनरा बैंक के द्वारा प्रमोटेड है, यानी कि इसका जो प्रमोटर है वो कौन है? कैनरा बैंक है। ये सेबी रजिस्टर्ड एक CRA है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड भी है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये किस तरह का रेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो बैंक लोन्स के ऊपर, NCD के ऊपर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के ऊपर, कमर्शियल पेपर, फिक्स्ड डिपॉजिट, सिक्योरिटीज़ पेपर, सिक्योरिटी रिसीट, तो इन सब के ऊपर ये जो रेटिंग है वो प्रोवाइड करता है। ओके, समझ में आ गया? तो 2022 में आरबीआई ने ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर
इसका रेटिंग्स लेने के लिए बैंकों को मना कर दिया था। अब ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया है। अब यहाँ पे आरबीआई ने बैंकों को अलाउ कर दिया है कि वो कुछ कुछ पर्पस के लिए जो ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसका रेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकता है, इसका इवैल्यूएशन का इस्तेमाल कर सकता है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर 24 जुलाई 2024 का है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र रिव्यू ऑफ फ्रेमवर्क। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र को लेकर के जो फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे रिव्यू किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली कुछ कुछ चेंजेस किया गया है। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि किसी देश के अंदर इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, बैंक्स के बीच में जो फंड है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, तो इसके लिए जो फ्रेमवर्क था उसको आरबीआई ने रिव्यू किया है और उसमें कुछ कुछ चेंजेस किया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र को लेकर के जो फ्रेमवर्क है उसको 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और आप ही सोचिए कि 2011 से लेकर के अभी तक कितना सारा चीज़ चेंजेस हुआ है, राइट? तो जो बैंकिंग आउटलेट है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, इतना सारा बैंक का नया ब्रांच ओपन हो गया है, बैंक्स ओपन हुआ है, राइट? इसके बाद जो फंड ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग पेमेंट सिस्टम है उसमें डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारा अभी हमारे पास ऑप्शन आ गया है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, तो ये सब आ गया है। इन सब के अलावा जो केवाईसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना होता है वो भी अब कितना आसान हो गया है। अब बस आप आधार कार्ड के थ्रू भी आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाता है। इन सब के अलावा जो फंड ट्रांसफ़र करने के लिए अब मल्टीपल डिजिटल ऑप्शंस आ गया है, बहुत सारा ऐप्स आ गया है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब हमारे पास अब आ गया है, जिसका इस्तेमाल करके हम जो फंड है उसका ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे 2011 से बहुत सारा चीज़ें चेंजेस हुआ है। तो इसीलिए जो करेंट फ्रेमवर्क है ना, उसके अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है उसको यहाँ पे अभी रिव्यू किया गया है और रिव्यू के आधार पे कुछ कुछ चेंजेस किया गया है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कैश पे आउट सर्विस को लेकर के जो रूल्स है उसमें चेंजेस किया गया है। कैश पे आउट सर्विस होता क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए, कैश पे आउट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है और जो रिसिपिएंट होता है उसको वो फ़ंड कैश में प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उसके पास बैंक अकाउंट नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है जो कि ग्रामीण इलाका में रहता है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आपको उसको कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, कुछ पैसा उसको देना है। तो आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके आसपास का जो बैंक रहेगा उसमें और यहाँ पे उस व्यक्ति के पास, जो आपका फ्रेंड है, उसके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, रेफरेंस कोड आ जाएगा और उस कोड का इस्तेमाल करके वो उस एरिया का जो बिज़नेस कॉरस्पॉन्डेंट होगा, जो एटीएम होगा या जो ब्रांच होगा, तो वहाँ पे जा कर के वो जो फंड है वो कैश में अवेल कर सकता है। तो ये होता है कैश पे आउट सर्विस। कैश पे आउट सर्विस में क्या होता है, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है और जो रिसिपिएंट होता है, जिसको फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है, वो कैश में वो फ़ंड रिसीव करता है क्योंकि उसके पास बैंक अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि कैश पे आउट सर्विस का इस्तेमाल करके ना आप कितना भी पैसा रिसीव कर सकते हैं। जो आपका फ्रेंड है वो कितना भी पैसा रिसीव कर सकता है। यहाँ पे लिमिट है, एक बार में मैक्सिमम वो 10,000 रुपये ही रिसीव कर सकता है और मंथली वो 25,000 रुपये ही रिसीव कर सकता है। ओके, तो पर ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट कितना है, 10K, और मंथली जो कैप है वो कितना है, 25K। ओके, तो यहाँ पे कैश पे आउट सर्विस समझ में आ गया। अब यहाँ पे डिसीजन क्या लिया गया है, तो बोला गया है कि जो भी रेमिटिंग बैंक है, रेमिटिंग बैंक का मतलब क्या, जो बैंक पैसा भेज रहा है। ओके, तो रेमिटिंग बैंक को बोला गया है कि वो बेनिफिशियरी का जो नाम है, जो एड्रेस है, उसको रिकॉर्ड करे और उसको अपने पास रखे। तो द रेमिटिंग बैंक शेल ऑब्टेन एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द बेनिफिशियरी। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो कैश पे इन सर्विस होता है उसको लेकर के कुछ डिसीजन लिया गया है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कैश पे इन सर्विस क्या होता है। देखिए, आपके पास कैश है और आपको किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है, तो आप कहाँ जाएंगे, बैंक ब्रांच में जाएंगे, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के पास जाएंगे, क्या एटीएम में जाएंगे। बहुत सारा एटीएम में फैसिलिटी होता है ना कि आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो बस यही क्या है, कैश पे इन सर्विस है। तो कैश पे इन सर्विस के थ्रू जो इंडिविजुअल्स होता है वो कैश डिपॉजिट करता है किसी बैंक अकाउंट में, बैंक ब्रांचेस के थ्रू, या जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट होता है। देखिए, ग्रामीण इलाका में ना अभी भी ट्रेडिशनल बैंक का ब्रांचेस उतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे आउटलेट रहता है
और वहाँ से लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे एजेंट्स होता है, तो वही क्या होता है, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट होता है। ओके, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कैश पे इन सर्विस के तहत जो इंडिविजुअल्स है वो कैश डिपॉजिट कर सकता है किसी बैंक अकाउंट में, बैंक ब्रांचेस के थ्रू, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू, एटीएम के थ्रू। आप बैंक गए और आपने किसी बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो यही क्या हो गया, कैश पे इन सर्विस हो गया, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे एक लिमिट है कि उस लिमिट तक ही आप जो कैश है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो एनईएफटी के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो एनईएफटी के थ्रू आप एक बार में मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक ही जो कैश है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट और एटीएम के थ्रू आप एक बार में मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और मंथली आप 25,000 रुपीज़ जो कैश है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया कैश पे इन सर्विस। तो इसको लेकर के क्या क्या डिसीजंस लिया गया है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी रेमिटिंग बैंक्स होगा उसका जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट होगा वो यहाँ पे रेमिटर को रजिस्टर करेगा, यानी कि आपको पैसा भेजना है तो आपको पहले वो लोग रजिस्टर करेगा। किस तरीके से, तो वेरीफाइड सेल्फ फ़ोन नंबर के आधार पे, और जो रेमिटर होगा उसको एक सेल्फ सर्टिफाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट देना होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये हो सकता है एज पर द मास्टर डायरेक्शन नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन होगा ना, तो हर एक ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया जाएगा एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन से। हर एक ट्रांजेक्शन एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन से होकर के गुजरेगा। मतलब कि आपको पैसा भेजना है तो लेट्स से कि आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, जब आप उस ओटीपी को डालेंगे तभी जो आपका कैश है वो डिपॉजिट हो पाएगा, आप जो फंड रेमिट करना चाहते हैं किसी बैंक अकाउंट में वो हो पाएगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रेमिटिंग बैंक होगा और जो इसका बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट होगा वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो प्रोविजंस है उसको कंप्लाई करेगा। कैश डिपॉजिट्स को लेकर के जो भी प्रोविज़न है उसको वो कंप्लाई करेगा। इन सब के अलावा अगर रेमिटर बैंक IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या जो NEFT है उसके थ्रू फंड ट्रांसफ़र करता है, तो जो भी ट्रांजेक्शन मैसेज होगा, ट्रांजेक्शन मैसेज क्या होता है, सिंपली आप इसको एक डेटा पैकेट के जैसा समझ लीजिए। इसमें किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का डिटेल्स होता है, अमाउंट, सेंडर, रिसिपिएंट, इन सब का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि अगर कोई रेमिटर बैंक है वो IMPS या NEFT के थ्रू जो फंड है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जो ट्रांजेक्शन मैसेज है उसमें वो रेमिटर का डिटेल्स ऐड करेगा। ओके, इन सब के अलावा यहाँ पे उस ट्रांजेक्शन मैसेज के अंदर एक आइडेंटिफायर होगा, एक कोड होगा, और इस कोड के थ्रू इस बात को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ पे जो फंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो कैश बेस्ड रेमिटेंस है, यहाँ पे कैश डिपॉजिट करके फंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ओके, तो इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए उस ट्रांजेक्शन मैसेज के अंदर एक आइडेंटिफायर रहेगा, एक कोड रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र होता है, मतलब डायरेक्टली जो एक कार्ड से दूसरे कार्ड में फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है ना, तो उसके ऊपर ये जो DMT फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए जो अलग से गाइडलाइंस होगा, जो अप्रूवल होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे गवर्न किया जाएगा। ओके, इन सब के अलावा देखिए 2011 का जो सर्कुलर था, उस सर्कुलर में और जितना भी इंस्ट्रक्शंस था उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है, इंक्लूडिंग द लिमिट्स इन साइज ऑफ ट्रांजेक्शन सेल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल। तो जो लिमिट्स के बारे में हमने बात किया कि अगर जैसे कि कैश पे आउट सर्विस के लिए क्या लिमिट था कि कोई व्यक्ति है वो एक बार में मैक्सिमम 10,000 रुपये ही रिसीव कर सकता है और मंथली वो मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ ही रिसीव कर सकता है। और कैश पे इन के लिए क्या लिमिट था कि एक बार में आप NEFT के थ्रू 50,000 रुपीज़ ही डिपॉजिट कर सकते हैं, और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट और ATM के थ्रू आप एक बार में 5,000 रुपीज़ ही डिपॉजिट कर सकते हैं और मंथली आप 25,000 रुपीज़ ही डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब लिमिट में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। ओके, इसके अलावा ये जो सर्कुलर है इसको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 18 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के तहत इशू किया गया है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने बात किया वो 1 नवंबर 2024 नवंबर 1 2024 से एप्लीकेबल होगा, इफेक्टिव होगा। तो ये डेट आपको याद रखना है। ओके, 1 नवंबर 2024 से जो यहाँ पे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र को लेकर के जो रिव्यूड फ्रेमवर्क को इशू किया गया, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया है वो एप्लीकेबल होगा। ओके,
समझ में आ गया?